हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमरेज। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, जिसमें हम लोगों ने C2 C3 का किया था। और फिर मैंने होमवर्क में आपको दिया था कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन अलोंग C1 C2। आप एक बार कर्व यहाँ पे मैच करा लो कि क्या आपका जो कर्व बन के आया वो करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ द मॉलिक्यूल कॉन्टेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली क्या देखने को मिलेगा कि अगर ब्यूटेन का केस आप कंसीडर करते हो तो एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल था, देन गॉस फॉर्म था, देन आपका पार्शियली एक्लिप्स एंड देन फुली एक्लिप्स था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कंबाइंड इफेक्ट देखा था। जब भी मॉलिक्यूल के अंदर जैसे फुली एक्लिप्स के केस में वंडर वाल स्ट्रेन एज वेल एज द टॉर्सनल स्ट्रेन काम कर रहा था। पार्शियली एक्लिप्स की बात किया तो हम लोगों ने उसमें मेंशन किया कि देयर इज only torsional strain and not the van der Waal strain। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने कंसीडर किया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर। वहां पे एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल था गॉस फॉर्म से, गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल था पार्शियली एक्लिप्स से, और पार्शियली एक्लिप्स से फुली एक्लिप्स से। तो ये ऑर्डर गया था वहां पे स्टेबिलिटी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूल, या ऐसे लिख दो मॉलिक्यूल, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल विथ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन में रखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो, कल बात किए थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ब्यूटेन के बारे में। तो फॉर द ब्यूटेन हम लोगों ने किया था फॉर C2 C3 के अलॉन्ग जब हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस किया था तो क्या कंसीडर किए थे, बोला गया था कि एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म एंड गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन पार्शियली एक्लिप्स एंड पार्शियली एक्लिप्स विल बी मोर स्टेबल देन फुली एक्लिप्स। ये ऑर्डर किया था। बट नेक्स्ट हम लोग कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसमें कि इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगा। उस केस में थोड़ा सा ये ऑर्डर में चेंज होगा। मैं अगर कंसीडर करूं कि एंटी और गॉस फॉर्म में जो स्टेबिलिटी मतलब अगर एनर्जी का जो गैप था वो कितने का गैप था, देखो आप एक बार प्रीवियस नोट्स में देखो, इसमें अराउंड 3.8 किलो जूल एनर्जी का गैप था। ठीक है, इन दोनों के बीच में 3.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी का गैप था। अब केस क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तब इन दैट केस इसकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो समझना इस बात को, क्या मैं पॉइंट मेंशन करना जा रहा हूं कि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ऐसे मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेंगे जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकता है। तो ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग गॉस फॉर्म जिसमें पॉसिबल है वही उसी की मैं बात कर रहा हूं जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकती है। ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन, gauge form will be more stable than anti form। gauge form ज्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से, यानी इन दैट केस जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने को मिलेगा कि गॉस फॉर्म, ठीक है, गॉस फॉर्म ये भी स्टैगर्ड फॉर्म था, लेकिन चूंकि इसमें हम लोग क्या कंसीडर किए थे कि देयर इज सम रिपल्सन, वंडर वाल रिपल्सन था, एंटी फॉर्म में वैसा रिपल्सन नहीं था। तो गॉस फॉर्म वाज मोर स्टेबल, इस केस में होगा स्टेबल देन एंटी, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा पार्शियली एक्लिप्स से और पार्शियली एक्लिप्स होगा। इसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि इसके पोजीशन में चेंज हो गया है इन द केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ऐसा क्यों होगा थोड़ा सा समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल है, CH2OH। ये जब भी केस आएगा ये ध्यान में रखना क्योंकि ये आपको गलत करा सकता है। जहां पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। जैसे इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करना, अब मैं दोनों पार्ट को कंसीडर करता हूं कि जैसे आप इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ किए, बैक कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, मैं इसको OH वाले ग्रुप को दिखा देता हूं, OH। अब बात करना फ्रंट वाले कार्बन में, तो अगर मैं गॉस फॉर्म लेता हूं, ये रहा इसका गॉस फॉर्म, ठीक है, दिस वन इज गॉस फॉर्म। इसके एंटी फॉर्म की बात किया जाए तो एंटी फॉर्म कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 180 पे, यहाँ पे आपका H हो गया, H हो गया, H हो गया, ठीक है। नो डाउट अगर यहाँ पे अगर ये OH ग्रुप नहीं होता तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो गॉस फॉर्म है
वो मोर स्टेबलाइज किया जाएगा। कैसे आप देखिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन इस वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ में। सिमिलरली मैं बात करूं, ये वाला हाइड्रोजन अगर इस वाले हाइड्रोजन से जो जुड़ा हुआ है, ये भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, जनरली ये केस वहां पे एंटी का स्टेबिलिटी ज्यादा था जब हम लोगों ने ब्यूटेन के केस में कंसीडर था। आइडिया है ना एंटी फॉर्म किसको बोला जा रहा है, दिस वाज एंटी फॉर्म। ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, या ऐसे बस लिख लो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या मैं बोल रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। गॉस फॉर्म क्यों बोला, एक दूसरे दो OH के बीच में जो एंगल है वो 60 का है, इसीलिए गॉस बोला गया। और ये एंटी फॉर्म हो गया, इस वजह से ये मोर स्टेबल है और दिस वन इज योर लेस स्टेबल। क्या रीजन है, एक ही रीजन है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बिकॉज देखो ऑब्वियसली ऑब्वियस रीजन है कि इसमें क्या है, 3.8 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस किसी तरीके से ओवरवेक किया जा सकता है किसी अनदर फैक्टर के थ्रू लाइक इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो इन दैट केस गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से दोनों हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ध्यान रहे ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए, तभी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसमें बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। जैसे आप अगर कंसिडर करो यहाँ पे NH2 ले लिया, ठीक है, ये भी ऐसा केस है जहाँ पे कि आप इसी तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग देख सकते हो, CH2 ऐसा ग्रुप होना चाहिए। मैं बता दूं अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कहां पॉसिबल होता है, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये केस हो जाएगा, ये केस होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है। हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस केस में तो ऐसा कोई भी केस होगा जहां पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये हो गया, और भी केसेस ऐसे देख सकते हो, CH2 एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए, COH। इन सभी केसेस में क्या देखने को मिलेगा, गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ठीक है। अदरवाइज एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उस केस में वंडरवाल स्ट्रेन नहीं काम कर रहा है। गॉस फॉर्म में वंडरवाल स्ट्रेन है, तो बेसिकली क्या है ना, जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर और वंडरवाल स्ट्रेन भी काम कर रहा है। तो दोनों में जो ऑब्वियसली जो है थोड़ा सा ये ओवरवेक करेगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस वजह से जो स्टेबिलिटी है ये थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अच्छा एक और अच्छा इस पे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं इसी चीज को लेके। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम लोग को क्या कंसीडर करना है, ड्रॉ स्टेबल फॉर्म, जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करना है। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ, ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है, ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड। पहला किस केस में, एसिडिक मीडियम है, फर्स्ट वन इन एसिडिक मीडियम, और दूसरा आप ट्राई कर लो बी इन बेसिक मीडियम। पहले आप खुद से एक बार ड्रॉ करके देखो, कुछ कहानी में चेंज आएगा या दोनों के केस में आपको सेम देखने को मिलेगा, इन बेसिक मीडियम और इन एसिडिक मीडियम क्या डिफरेंस आएगा। कहीं ना कहीं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही लेना देना है कि ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ब्यूटेन 1, या मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर भी बोल सकते हो, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड। देखा जाए तो एसिडिक मीडियम में तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, ये तो बात समझ में, ऑलरेडी सोल्यूशन के अंदर H+ प्रेजेंट है, तो जो है ये जो कंपाउंड है दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म। अगर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो क्या इस केस में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं? किस फॉर्म में, इसके गॉस फॉर्म में, गॉसी फॉर्म में पॉसिबल है, उसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये आप 60 से और रोटेट करा दो फिर नहीं पॉसिबल है। इनके बीच में डिस्टेंस है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, द गॉस फॉर्म विल बी मोस्ट स्टेबल। गॉस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसके एंटी फॉर्म से। बेसिकली हम लोग को दो ही में कंपेयर करना है, गॉस और एंटी में। पार्शियली एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स वैसे ही अनस्टेबल होंगे ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन एज वेल एज द वंडर वाल स्ट्रेन, ठीक है। अब बात करें इसमें एंटी फॉर्म को भी एक बार ड्रॉ करके देख ही लेते हैं। देख लो यहाँ पे COH है, यहाँ पे आपका H है, H COH। इसका जो एंटी फॉर्म है इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग
नहीं पॉसिबल। लाइक दिस इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन द एंटी फॉर्म, करेक्ट। इस वजह से गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। लेकिन कहानी यहां पे चेंज हो जाएगी, वाई इन द बेसिक मीडियम ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अब जो हम लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन प्रेजेंट हो। इन बेसिक मीडियम क्या देखने को मिलेगा, ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ये CO- में हो जाएगा। तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पॉसिबल नहीं है तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, जो इसका एंटी फॉर्म है ना, दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन, यानी कि एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आता है। एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। ऐसा क्यों होगा भाई? अब देखो आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रहा नहीं इस केस के लिए जो इसको स्टेबलाइज करे, लेकिन वंडर वाल स्ट्रेंथ तो कहीं नहीं गया है। ये तो मॉलिक्यूल के अंदर अभी भी काम कर रहा है, कल भी कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अभी भी इस ग्रुप के बीच में वंडर वाल रिपल्सन है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि इस प्रीवियस केस में कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था, जिसकी वजह से ये ओवरवेट कर गया था। मीन्स अगर मान लो इसको जो है 5 किलो जूल नुकसान से कि 10 किलो जूल का फायदा हो, तो अब इसलिए उस मॉलिक्यूल उसमें फॉर्म में जाना चाहेगा। तो यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मिल रही थी ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, बट इन दिस केस द सच पॉसिबिलिटी, सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। बट वंडरवाल जो रिस्ट्रेन है, वंडरवाल रिपल्सन है, ये अभी भी मॉलिक्यूल के अंदर काम कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, दिस गॉस फॉर्म इज गोइंग टू बी द लेस स्टेबल देन एंटी फॉर्म। तो अगर आपसे पूछता है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द ब्यूटेन 1,2 डाइयोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 है, गलत हो गया, ब्यूटेन 1,4 डाइयोइक एसिड, what we are going to observe in acidic medium, gas form is going to be more stable, and in basic medium what we are going to observe, the anti form will be more stable than gas form, because there is no such intramolecular H bonding in this case। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं फॉर द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए, दैट इज 1,2 कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ 1,2 डाइहेलोइथेन। ये भी वन ऑफ इंटरेस्टिंग केस है। जैसे आपने प्रीवियस केस देखा कि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो गॉस फॉर्म था वो ज्यादा स्टेबल है इसके एंटी फॉर्म से। यहाँ पे भी एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसके एंटी फॉर्म से। आइए देखते हैं 1 by 1 केसेस कंसीडर करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं हैलोजन के केस में हम लोग फ्लोरीन लेते हैं। तो 1,2 डाईफ्लोरो 1,2 डाईफ्लोरो इथेन को कंसीडर करते हैं, डाईफ्लोरो इथेन। ठीक है, 1,2 डाईफ्लोरो इथेन, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा CH2F CH2। ठीक है, इसके एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से स्टेबिलिटी में चेंज आएगा। यहाँ पे भी सेम एजम्पशन आता है क्या कि गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इसके एंटी फॉर्म में, दोनों गैसियस फॉर्म में भी और सोल्यूशन फॉर्म में गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो थोड़ा सा इसके जो है ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका स्टेबिलिटी बोल रहे हैं कि गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। समझते हैं इस बात। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग का इसका गॉस फॉर्म, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे ये फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब इस आइडिया को समझना कि इसमें रिपल्सन तो होगा, लेकिन फ्लोरीन का जो साइज है बहुत ज्यादा स्मॉलर है, फ्लोरीन बहुत स्मॉलर साइज है, इस वजह से जो वंडरवाल रिपल्सन भी होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत लेस होगा। तो मैं ये पहली तो पॉइंट ये मैं बोल देता हूं, लेस वंडरवाल रिपल्सन होगा। लेकिन फिर भी एंटी फॉर्म में तो रिपल्सन है ही नहीं, फिर भी गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है? ऐसा क्यों हुआ? मान लो आप अगर एंटी फॉर्म आप बनाए इस तरीके से, इसका एंटी फॉर्म है तो इसमें तो रिपल्सन है ही नहीं, ना वंडरवाल रिपल्सन है ना कि टॉर्सनल स्ट्रेन है, दोनों स्ट्रेन नहीं प्रेजेंट है इस केस में। तो इन दैट केस ऐसा क्या हुआ कि जो गॉस फॉर्म है इस केस में वो स्टेबल है एंटी फॉर्म से। तो थोड़ा इस आइडिया को समझते हैं, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से थोड़ा सा आइडिया लेंगे हम लोग। एक तो हम लोग दो एक्सप्लेनेशन इसका पहले जाता है, एक तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, और दूसरा हम लोग जो है इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल के बेसिस पे कर सकते हैं। आइए देखते हैं, केस कंसीडर करते हैं। तो मैं दोनों का जो है 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूँ सच दैट कि इसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हम लोग कर पाए। तो ये रहा, मान लो ये फ्रंट कार्बन को अगर मैं ड्रॉ करूँ, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं इसका। तो बैक कार्बन के केस में यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस जगह पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी बात करें
इसकी बात करें तो यहाँ पे केस क्या देखने को मिलेगा, देखो आप इस तरीके से इसका हम लोग साहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, एक्लिप्स कन्फर्मेशन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन डाउन, हाइड्रोजन लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट, ये होगा। अब इस आइडिया को समझना, यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी है जो कि इसको ज्यादा एक्लिप्स कर, एक मतलब एक तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ठीक है, स्टेबल देन एंटी फॉर्म, लेस स्टेबल। ऐसा क्यों होगा? इसको समझने के लिए दो चीजें कंसीडर किया जा सकता है। एक तो इसमें बोला जा सकता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जैसे ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। जब ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है CH बॉन्ड है और CF बॉन्ड एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनार होंगे, मतलब एक ऊपर गया हुआ है और एक इस तरीके से एक प्लेन में लाइज करें बट एंटी पेरिप्लेनार मतलब अपोजिट साइड में लाइज करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ड्यू टू दिस ये स्टेबलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। एक तो ये एक्सप्लेनेशन जाता है जो कि हम लोग बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख दूं ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके अलावा आप चाहो तो इसको आप और भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नो डाउट पॉसिबल है, लेकिन उससे भी बढ़िया एक और तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। क्या है, देखो ये सिग्मा का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग, या आप कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड लेना, ठीक है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। अब इसका इस कार्बन फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल यहां पे फॉर्म करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, ठीक है। हम लोग को दिखाया नहीं जाता है जनरली सिग्मा, सिग्मा तो दिखाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड तो दिखाते हैं, सिग्मा स्टार नहीं दिखाते हैं। तो ये कार्बन फ्लोरीन का सिग्मा स्टार बॉन्ड है, समझना इसको, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो वैकेंट होगा। अब हम लोग ऑब्जर्व क्या देखते हैं, ऑब्जर्व क्या करते हैं, इसको समझना, ये मैं सिग्मा बॉन्ड बना देता हूँ जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा स्टार ऑफ द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इस तरीके से इंटरेक्ट करता है। नहीं समझ में आया, जैसे समझो इसको मैंने कंसीडर किया लाइक दिस, इसका मैंने गॉस फॉर्म लिया। अब गॉस फॉर्म के केस में क्या देखने को मिलेगा, देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां पे बनेगा, किसका, कार्बन फ्लोरीन का, और ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से इसका मैं गॉस फॉर्म ले रहा हूं, ठीक है, गॉस फॉर्म में कंसीडर किया जा रहा है। वंडरवाल स्ट्रेन है, बहुत लेस है। यहां पे जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है वो वैकेंट है और ये वाला सिग्मा फील्ड है, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये सिग्मा ऑर्बिटल और यहां पे जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, इसके बीच में फेवरेबल ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम लोग को फेवरेबल ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, फेवरेबल ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से इस फेवरेबल ओवरलैपिंग की वजह से ये जो फॉर्म है गॉस फॉर्म वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू इसके एंटी फॉर्म, ठीक है। ये रीजन होता है। आप तो या तो बोल दो कि ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और लिखा जा सकता है रीजन के लिए बोला जा सकता है कि ओवरलैपिंग ऑफ, फेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ, या आप बोल सकते हो फेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ, फेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा, किसका सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, एंड सिग्मा स्टार, किसका सिग्मा स्टार है, कार्बन फ्लोरीन का, ठीक है। इस केस में ऐसा ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलेगा। ये जो मान लो यहाँ पे आप बनाए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जस्ट एक समझो आप, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, किसका, कार्बन, और ये सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो फेवरेबल नहीं होगा, राइट, वो फेवरेबल होगा, ये फेवरेबल नहीं होगा, उतना एक्सटेंट तक फेवरेबल नहीं होगा जो ये फेवरेबल है। किसके बीच में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा H एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा फ्लोरीन, ये केस हो रहा है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ठीक है सर, आपने बोला कि 1,2 डाइफ्लोरो इथेन का जो सिस्टम है इस तरीके के प्रॉपर्टी रख रहा है जहां पे गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसके एंटी फॉर्म से, क्या ये सेम चीज एप्लीकेबल है फॉर द केस ऑफ अदर डाई हेलो एल्केन? जैसे मैं बात करूं, इसमें आ सकता है आपका, इस केस में 1,2 डाई ब्रोमो इथेन हो सकता है, इथेन, या आप लिख सकते हो थर्ड 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्या ये सेम प्रॉपर्टी इसमें भी देखने को मिलेगी? इसमें भी ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी? नहीं, इसमें आप ये प्रॉपर्टी नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है।
यहाँ पे क्या था कि स्मॉल साइज था, इसकी वजह से जो वंडरवाल स्ट्रेन था दोनों फ्लोरीन के बीच में लेस था। लेकिन आप क्या देखोगे, आप क्या केस देखोगे, जैसे अगर मैं इसका एंटी फॉर्म बनाऊं, ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो अफेक्ट डालेगा ही, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। दिस ऑर्बिटल इज गोइंग टू अट्रैक्ट द सिग्मा एच इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन का, उसको अट्रैक्ट करेगा। सच पॉसिबिलिटीज इज नॉट देयर विथ फ्लोरीन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है। तो सिग्मा स्टार जो अट्रैक्ट करेगा सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, उसका जो हम लोग लेसर एक्सटेंट तक देखते हैं। साथ साथ इसके साथ ये भी फैक्टर जुड़ गया कि ब्रोमीन और ये बल्कियर साइज है, बल्कियर साइज में है, तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो इसका एंटी फॉर्म है, दिस इज द एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। इस केस के लिए वही कहानी है पुरानी वाली, क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें तो लेस था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा ड्यू टू बल्कियर साइज। आप ब्रोमीन बोल दो या आप क्लोरीन बोल दो, यहाँ पे आपको वंडरवाल स्ट्रेन देखने को मिलेगा। दिस इज द वंडरवाल स्ट्रेन, और ग्रेटर एक्सटेंट तक रहेगा, ठीक है। ब्रोमीन की साइज बड़ी है, क्लोरीन स्मॉलर है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन ये तो थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। दे हैव द larger size, and because of that larger size what we are going to observe, there is the greater extent of van der Waal repulsion in this case. यहाँ पे भी केस कुछ ऐसे ही जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। This form anti form will be more stable, this is going to be more stable because there is no such repulsion, van der Waal repulsion, and the anti form is going to be, anti form will be this one, anti form will be going to be less stable. This is going to be, sorry, gauge form is going to be less stable than anti form, and the reason behind that is the van der Waal repulsion of this bulkier group. ये दो जो van der Waal repulsion है या van der Waal strain जो भी है कॉल कर दो, उसकी वजह से इसको लेस स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये रहा हम लोग का सिस्टम 1,2 डाई हेलोइथेन का, ठीक है। आप इसको जो है बस ये केस आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं, बट इस तरीके के इंट्रैक्शन की वजह से जो हम लोग देख पा रहे हैं कि गॉज फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। इसके अलावा हम लोगों ने बोला इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की जहाँ पे पॉसिबिलिटीज होगी वहां पे भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अपार्ट फ्रॉम दिस केस। तो ये दो केसेस हैं जहां पे कि गॉज फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। क्यों मैं इस पे बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्मली तो बोल दिया जाता है एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉज फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहां पे केस क्या देखने को मिल रहा है, बिकॉज देयर इज सम इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्बिटल, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। किस केस में, 1,2 डाइफ्लोरोइथेन के केस में। वैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग वाला केस है जहाँ पे गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो ये दो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज, और दूसरा है कि किस केस में गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। इसके लिए मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको, हिंट दे देता हूं। इसमें क्या देखना है आपको कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो दो पॉलीवैलेंट एटम के बीच में, तब इन दैट केस आप इस केस में क्या देखोगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज देख सकते हो। इस केस में देखो कि किसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल होगा उसकी जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी गॉस फॉर्म की कंपेयर टू एंटी फॉर्म। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो इसको, एंड देन हम लोग जो है देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आइए कंसीडर करते हैं। पहला ये क्वेश्चन रेज होता है ए में, इसमें क्या हम लोग जो है देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं किसके बॉन्ड के अलावा देख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन, किसके अलावा देख लो। ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये ऑक्सीजन है जो कि पॉलीवैलेंट है और ये पॉलीवैलेंट है ही, तो हम लोग इसके अलावा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स देख सकते हैं। इसके अलावा रोटेशन पॉसिबल है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स विल जनरेट। तो ए इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, ए के केस में ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेम कहानी इस केस में भी है, इसके अलावा रोटेशन पॉसिबल होगा। ए भी पॉलीवैलेंट है, ए भी पॉलीवैलेंट है। सिंगल बॉन्ड आपको देखना है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम। यस, वी कैन ऑब्जर्व कन्फर्मेशनल आइसोमरेज इन दिस केस आल्सो। इसकी बात करें, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन इज पॉलीवैलेंट, नाइट्रोजन इज पॉलीवैलेंट, हियर आल्सो वी कैन ऑब्जर्व कन्फर्मेशनल आइसोमरेज। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है क्या, देखो आप कार्बन ऑक्सीजन, तो इस केस में आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है। अगर रोटेट भी कराओगे तो आप बताओ किस तरीके से, नया तो स्ट्रक्चर तो आप नहीं जनरेट कर रहे हो, नया स्टीरियो आइसोमर्स तो नहीं जनरेट कर रहे हो, तो ये नहीं दिखाएगा। इस केस में बिल्कुल किसके अलावा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के अलावा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अलावा नहीं देखा जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व। इस केस में बताना
क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा ऑब्जर्व किया जा सकता है? नहीं, उसके अलावा आप नहीं ऑब्जर्व, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा रोटेशन पॉसिबल है, रोटेट करके जो है नए आइसोमर्स जनरेट कर सकता है, दे विल बी कंसीडर्ड एज द कन्फॉर्मर ऑफ ईच अदर। यस, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज इन दिस केस। H2O2 के केस में बिल्कुल। किसके अलावा देखोगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा। ये पॉलीवैलेंट है ना, इनके बीच का जो एंगल हो सकता है कितना? 0 हो सकता है, 180 हो सकता है। जनरली ये बुक शेप का लेते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, पी ब्लॉक में पढ़ा होगा कि इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर रहता है। इस बॉन्ड एंगल पूछा जा चुका है कई बार, बॉन्ड एंगल कितना होता है? जो डाइहेड्रल एंगल होता है, बॉन्ड एंगल नहीं, डाइहेड्रल एंगल। यस, वी कैन ऑब्जर्व इन H2O2। इस केस में देख लो, पॉसिबल है क्या? देखो आप, यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जा सकता है, पॉलीवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट। ठीक है, मोनोवैलेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसके अलावा रोटेट कराया जा सकता है। ये ग्रुप अगर CH3 के साथ किस तरीके से प्लेन में है तो वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये दिखाएगा। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, इस बॉन्ड के अलावा नहीं देख सकते, इसके अलावा देखा जा सकता है, या इस बॉन्ड के अलावा भी नहीं देख सकते। तो के में पॉसिबल है, बस हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि इन विच केस कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज ऑब्जर्व। ठीक है, O2 की बात करें तो O2 के केस में तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी नहीं ऑब्जर्व करोगे। इस केस में हाँ, इसके अलावा देखा जा सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इन विच केस कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज कैन बी ऑब्जर्व। दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच केस द गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। आपको बस ये देखना है कि इन विच केस इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज पॉसिबल। जिसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल होगा उसकी स्टेबिलिटी, गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से ज्यादा होगी। तो एक बार स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? 2 अमीनो एथेनॉल, ये हो गया 2 अमीनो एथेनॉल, बिल्कुल। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन कैन इंटरेक्ट विथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, जिसको हम लोग जो है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ OH कंसीडर कर लो आप, H, यहाँ पे अगर NH2 आता है तो इसके साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ना। इस केस में गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। नेक्स्ट देखो, 2 नाइट्रो एथेनॉल, OH ग्रुप यहाँ पे H है, H यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा गॉस फॉर्म के केस में, और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये B वाला भी मोर स्टेबल होगा, इसका गॉस फॉर्म कंपेयर टू एंटी फॉर्म। इसकी बात करें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, देखो आप प्रोपेनोइक एसिड के केस में क्या देखोगे? OH यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका H, यहाँ पे आ गया आपका COOH, यहाँ पे H, बिल्कुल यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। सिमिलरली 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल में OH यहाँ पे आ जाएगा, H आ जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे CHO ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल है ना, तो वही केस आएगा आपका H और H। यहाँ पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यानी कि इस केस में भी आपका गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया, क्योंकि लोगों के दिमाग में बन जाता है एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। ये नॉर्मल ट्रेंड होता है, बट ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाए, या जो है डाईफ्लोरोईथेन का केस हो जाए, डाईफ्लोरो वाला केस में भी आपको याद रखना कि उसमें भी जो गॉस फॉर्म होगा मोर स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। तो ये तो रहा हम लोग का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस अलोंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लिक सिस्टम करते हैं कि उसमें किस तरीके से जो है डिफरेंट कन्फॉर्मर जनरेट हो सकते हैं। तो पहले आप इसमें देख लो, आप क्या गलत किए उसको नोट डाउन कर लो, ट्रिक कर लो, और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का, दैट इज कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन। ठीक है, लाइक अगर हम लोग एल्केन चेन की बात करें तो उसमें कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है, बट साइक्लोएल्केन के केस में पार्शियल रोटेशन हो सकता है। अभी हम लोग 1 by 1 सिस्टम कंसीडर करेंगे, तो उस केस में पार्शियल रोटेशन की वजह से कन्फॉर्मर जनरेट हो सकते हैं, नॉट कंप्लीट रोटेशन बट कन्फॉर्मर जनरेट होगी। इसी को केस को आगे हम लोग बोलेंगे रिंग फ्लिपिंग, रिंग में फ्लिपिंग हो सकती है, तो वो डिस्कशन का पार्ट बनेगा। पहले हम लोग कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करें, इससे पहले एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, दैट विल बी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। पहले हम लोग देख लेते हैं साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करने के लिए
हम लोग जो है एक मेथड यूज करते हैं किसी भी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, ऐसे ही मेथड यूज किया जाता है, दैट इज हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन, इन्होंने रिलेटिव स्टेबिलिटी मेजर किया। पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी किस ऑर्डर में फॉलो कर रहा है, और फिर उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यों ऐसा सिचुएशन क्या आया है, इसकी वजह से यहाँ पे केसेस जो जनरेट हो रहा है रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे यूज करते हैं टू मेजर, ऐसा लिख सकते हो, टू मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ cycloalkane heat of combustion value, heat of combustion is used, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है, एनर्जी रिलीज करे, जब उसको बर्न करो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट ऑफ कंबस्शन को इन्होंने कंपेयर किया, टू मेजर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन हीट ऑफ कंबस्शन इज कंपेयर, ये इसको कंपेयर किया। अभी आते हैं कि क्या वैल्यू था, पहले आप समझ लो कि कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। जैसे ठीक है, हीट ऑफ कंबस्शन इन्होंने लिया पर CS2 यूनिट फॉर साइक्लोएल्केन के लिए, हर यूनिट के लिए कितना जनरेट करेगा, अगर साइक्लोप्रोपेन है तो कैसे जनरेट। तो समझो इस बात को कि अगर मान लो कि मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूं, जो भी साइक्लोएल्केन लिया मैंने A, दूसरा साइक्लोएल्केन B लिया, ठीक है, इसके पर यूनिट के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर एक यूनिट कंबस्शन में जाता है तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट तो आपको CO2 ही देखने को मिलेगा। एक कार्बन की मैं बात करूं, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट तो आपको CO2 प्लस H2 ही देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट सेम है। लेकिन क्या था कि A और B की जो स्टेबिलिटी है वो अलग अलग है, ये मोर स्टेबल है, तो अगर A ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा या ज्यादा रिलीज करेगा। देखो आप, ये जो है डेल H कंबस्शन होगा पर CS2 यूनिट, पर CS2 डेल H कंबस्शन होगा पर CS2 यूनिट फॉर द A के केस में, फॉर A। उसी तरीके से B के लिए बात किया जाए तो B के लिए हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा, ठीक है, डेल H कंबस्शन पर CS2, एक CS2 के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका फॉर B। अब इस आइडिया को समझना, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, B आपका लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, और ये क्या है, A इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल है तो जो एनर्जी रिलीज होगी, नेट जो एनर्जी चेंज होगा ये होगा, और जब ये लेस स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज ज्यादा है, ठीक है, हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा है। यानी कि मैं एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा जा सकता है इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके कि मोर द हीट ऑफ कंबस्शन पर CO2 यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, एक मिथाइलिन यूनिट की, तो मोर द हीट ऑफ कंबस्शन per CS2 unit, per CS2 more will be ठीक है, more the heat of combustion per CS2 unit, फिर क्या होगा, less will be stability, वैसे ही बोला जा सकता है less the heat of combustion per CS2 unit, ठीक है, less will be ठीक है, less the heat of combustion per CS2 unit, more will be stability। अब ये इसका केस है, देख लो कर्व आपके सामने है, जब B लेस स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, अगर ये मोर स्टेबल है तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है, हीट ऑफ कंबस्शन कम है। तो यही केस देखने को मिलता है। जैसे आप इसको कंसीडर करना, साइक्लोप्रोपेन लिया गया और इसको बर्न किया गया, मैं इसमें बात करने जा रहा हूं हीट ऑफ कंबस्शन पर CS2 यूनिट का, मैं नेट नहीं बात कर रहा हूं, अदरवाइज आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। इन्होंने इसको बर्न किया और 3 कार्बन के केस में क्या देखा, डेल H कंबस्शन इज इक्वल टू 697 किलो जूल पर मोल नहीं है, पर CS2 यूनिट, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया 697 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइक्लोब्यूटेन। तो यहां पे डेल H ऑफ कंबस्शन की बात करें तो ये वैल्यू आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं, 681 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। वैसे ही आप साइक्लोपेंटेन की बात करें तो इन दैट केस जो डेल H कंबस्शन है दैट विल बी, इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, 658 किलो जूल।
और साइक्लोहेक्सेन की बात किया जाए तो जो डेल एच कंबस्शन था दैट वाज 653, ठीक है, सबसे लीस्ट वैल्यू साइक्लोहेक्सेन के केस में है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर के बारे में कुछ आइडिया लगा सकता हूं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? सबसे लेस ईस्ट ऑफ कंबस्शन मींस मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग है। ऐसे इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, कहानी अभी बदलेगी। हम लोगों ने प्लेनार बोर्ड पे भले दिखा दिया है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ भी करेगा, आगे हम लोग देखेंगे जब इसका कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करने जाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये स्टेबिलिटी में, देन 6 मेंबर के बाद 5 मेंबर, 5 मेंबर के बाद 4 मेंबर एंड 4 मेंबर के बाद 3 मेंबर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसी के लिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म हम लोग को सीखना पड़ेगा, दैट इज द रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन के बाद हम लोग जो है फिर कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए जाएंगे। तो होता क्या है कि जो है ये लिखा जा सकता है पॉइंट, रिंग स्ट्रेन क्या होता है? रिंग स्ट्रेन ऐसा क्यों हुआ? इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। रिंग स्ट्रेन जो कि कंसिस्ट करता है क्या का? एंगल स्ट्रेन प्लस टॉर्सनल स्ट्रेन। वही टॉर्सनल स्ट्रेन जब बॉन्ड एक्लिप्स कर रहा था, एंगल स्ट्रेन ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे इस पे, एंगल स्ट्रेन पे। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये ऑर्डर फॉलो करता है साइक्लोएल्केन के केस में। क्या है? 6 मेंबर रिंग, 5, 4, 3 एंड सो। इसमें सबसे कम एनर्जी रिलीज हुआ, सबसे ज्यादा। तो रिंग स्ट्रेन के हेल्प से हम लोग चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस फिनोमिना को, ऐसा क्यों हो रहा है ऑर्डर। रिंग स्ट्रेन जो कि कंसिस्ट करता है एंगल स्ट्रेन प्लस टॉर्सनल स्ट्रेन कैन बी यूज, मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यूज का वर्ड का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रहता है। इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स मॉलिक्यूल के अंदर काम कर रहे हैं, एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है। तो ये पहले आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो, फिर हम लोग जो है आगे मेंशन करते हैं 1 by 1 सिस्टम के बारे में एनालिसिस करते हैं। 3 मेंबर से स्टार्ट करेंगे, 4 मेंबर और 5 मेंबर, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा लेटर ऑन साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को लेकर। लेकिन हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए क्या क्या चीजें करता है, वो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे इस केस से, और जो है आगे आगे प्रोसीड करते लास्ट में साइक्लोहेक्सेन पे हम लोग एंड करेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग ने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा, 6 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3, ठीक है। और इस ऑर्डर के पीछे जो फिनोमिना या जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन में दोनों चीजें आती हैं, एंगल स्ट्रेन एज वेल एज द टॉर्सनल स्ट्रेन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 by 1 जो साइक्लोएल्केन का रिंग है उसको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि किस टाइप के जो स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन इस मॉलिक्यूल के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहला लिखना आप साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का केस समझना इसमें। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि साइक्लोप्रोपेन के केस में ये हुआ, ये बॉन्ड एंगल 60 है, ठीक है। तो जो एंगल स्ट्रेन आपने देखा था डेल थीटा से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, इसको नॉर्मली बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109। बस देयर इज द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। इसकी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर इज हाई एंगल स्ट्रेन। पहले भी डिस्कशन का पार्ट बना था कि यही डेविएशन है, ये मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग एंगल स्ट्रेन देख पा रहे हैं 49 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छा खासा डेविएशन है। आप ही सोचो इस मार्कर को बेंड करके मैं लाना चाहूँ 90 पे, हाउ मच स्ट्रेन विल बी देयर इन दिस मार्कर। सिमिलर स्ट्रेन इस मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। तो वेरी हाई एंगल स्ट्रेन तो काम कर रहा है। सेकेंड चीज हम लोग भूल जाते हैं, दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेन इज ऑल्सो देयर। कैसे काम करेगा टॉर्सनल स्ट्रेन? देखो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये आपस में एक्लिप्स कर रहे हैं। जैसे आपने बात किया था वहां पे ब्यूटेन के केस में, इथेन के केस में कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस किए थे, तो क्या बोले थे, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में एक्लिप्स कर रहे हैं। अब एक्लिप्स कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, दिस मॉलिक्यूल हैव वेरी हाई टॉर्सनल स्ट्रेन आल्सो। जितने 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दे आर इन द, सभी आपस में एक दूसरे से, ये आपस में टॉर्सनल स्ट्रेन है, इसके बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन है, इसके बीच में, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में टॉर्सनल स्ट्रेन है, नीचे वाले हाइड्रोजन के बीच में वैसे ही बोला जा सकता है क्या ये टॉर्सनल स्ट्रेन? पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, देखो आप ध्यान से मॉलिक्यूल को। तो यहाँ केस कुछ ऐसे ही है, देखो आप समझना, इसके बीच में एंगल स्ट्रेन तो है, क्योंकि आपने क्या किया है, इस बॉन्ड को लाके आपने बहुत एंगल स्ट्रेन क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि देखो आपने इसको बनाना चाहिए 109,
बट इसको आपने बेंड किया तो बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? देयर इज अ लार्ज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। इसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर एंगल स्ट्रेन है। टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करें तो देखो आप ध्यान से, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड को एक्लिप्स कर रहा है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को एक्लिप्स कर रहा है। अगर ये बॉन्ड एक्लिप्स कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी टॉर्सनल स्ट्रेन, और ऐसा सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हो रहा है। ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये वाला बॉन्ड इसको एक्लिप्स कर रहा है। वैसे ही नीचे में बात किया जाए तो ये बॉन्ड इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये वाला बॉन्ड इसको एक्लिप्स कर रहा है, एंड सो ऑन। ऑल कार्बन जो 6 के 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इन्वॉल्व है टॉर्सनल स्ट्रेन में। और हम लोग को पता है कि टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, डिस्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन रिंग है, और यही रीजन था कि हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट स्टेबल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वेरी हाई एंगल स्ट्रेन एज वेल एज टॉर्सनल स्ट्रेन। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इन्वॉल्व है टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन। अब कहानी ये है, साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है ना, वो अपनी प्लेनारिटी नहीं चेंज कर सकता है। जो हम लोगों ने बोला कन्फॉर्मर जनरेट हो सकते हैं अदर जो मेंबर्स होंगे आगे के मेंबर्स में, बट इसकी बात किया जाए तो ये आउट ऑफ कोई भी एटम आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकता था। इसमें पार्शियल रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है, मैं रोटेट नहीं करा सकता। पार्शियल रोटेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस वजह से इसमें हम लोग कन्फॉर्मर के बारे में नहीं सोच सकते। There will be no conformer in the case of cyclopropane because there is no partial rotation. Complete rotation की वजह से हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस किया था इथेन मॉलिक्यूल में, जो भी जिसके अंदर भी सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि साइक्लिक सिस्टम के अंदर पार्शियल रोटेशन हो सकता है, किसके लिए? हाइयर मेंबर सिस्टम के लिए, हाइयर रिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि देयर विल बी नो सच स्टेबलाइजेशन कि हाँ जो है रिंग में चेंजेस करके मॉडिफिकेशन करके ये साइक्लोप्रोपेन रिंग स्टेबलाइज हो सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर क्या करता है, तो जनरली इसमें एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इसमें हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि साइक्लोप्रोपेन रिंग अंडरगो किस में जाते हैं? अंडरगो एडिशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जो सैचुरेटेड सिस्टम है तो एडिशन रिएक्शन की बात ही नहीं करेंगे, बट ये एडिशन रिएक्शन में जाता है। क्यों जाना चाहेगा? हाईली अनस्टेबल है। किसकी वजह से? ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन एज वेल एज द एंगल स्ट्रेन। वेरी हाई एंगल स्ट्रेन है 49 डिग्री, और इसमें बहुत पुअर ओवरलैपिंग हुआ है। आप जब देखना चाहोगे तो इसको क्लियरली ऐसे देखो, इस बॉन्ड को एकदम आपने बेंड करके लाया है। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, आपने जस्ट इसको ओवरलैप किया, बस हल्का सा ओवरलैप हुआ है। सिमिलरली इस वाले केस में, ठीक है, तो बॉन्ड जितना इजीली बहुत इजीली ब्रेक किया जा सकता है। बस बोलने का मीनिंग ये है कि वाला बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक किया जा सकता है बिकॉज देयर इज वेरी पुअर ओवरलैपिंग। बहुत पुअर ओवरलैपिंग इस मॉलिक्यूल के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये साइक्लोप्रोपेन रिंग अंडरगो एडिशन रिएक्शन। और पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देयर विल बी नो conformer in case of cyclopropane, ठीक है। ये बात रही साइक्लोप्रोपेन। अब नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन की कहानी क्या कह रही है, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। अब देखें इसमें साइक्लोब्यूटेन के केस में क्या है, सेम कहानी है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये 90 है। तो देयर इज द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, दैट इज 109, ठीक है। इसको आप 90 माइनस कर देना, ये हो जाएगा 19 डिग्री। तो देयर इज द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, तो इसकी वजह से जो है एंगल स्ट्रेन। अगर प्लेनार मॉलिक्यूल देखा जाए तो इस केस में क्या है, देखो आप थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सभी के सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें 8 के 8 आपस में एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है, सब में टॉर्सनल स्ट्रेन है। अगर इसके प्लेनार स्ट्रक्चर को एज्यूम किया जाए तो देयर इज द टॉर्सनल स्ट्रेन, वेरी हाई टॉर्सनल स्ट्रेन।
अब इस टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से ये भी अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। देखा जाए इसमें क्या मैं बोल रहा हूं, दिस इज द मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एंगल इज 90, दिस इज द 90 एंड ड्यू दिस बिकॉज दिस इज अ 90 देयर इज अ लार्ज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल। इसको कितना होना चाहिए था 109, बट दिस एंगल इज 90 एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ लार्ज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। ठीक है, पहली बात हो गई ये एंगल स्ट्रेन की। देन बात करें टॉर्सनल स्ट्रेन की, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, दिस इज एक्लिप्सिंग ईच अदर, दिस आर एक्लिप्सिंग दिस ईच अदर, दीज आर एक्लिप्सिंग ईच अदर। सिमिलर हम लोग इस केस में बोल सकते हैं, करेक्ट ना। तो देयर इज, मैं क्या बोल सकता हूं कि जो प्लेनार साइक्लोब्यूटेन वाला केस है, राइट, ये अभी प्लेनार ही मैं अज्यूम कर रहा हूं, इसमें कुछ चेंजेस आ सकता है, इससे थोड़ा सा अलग बिहेवियर रखता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेनार साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ये तो ऑलवेज प्लेन में ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लेनार साइक्लोब्यूटेन हैव वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन as well as torsional strain, okay, very high angle strain as well as the torsional strain भी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के। तो अब ये मॉलिक्यूल के पास थोड़ा सा फ्रीडम है, नॉट लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन के केस में थोड़ा सा फ्रीडम है। क्या कर सकता है ये थोड़ा सा प्लेनारिटी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन का केस है, समझना इसको कैसे करेगा ये। साइक्लोब्यूटेन के केस में, साइक्लोप्रोपेन के केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैंने बोला कि रिंग के अंदर पार्शियल रोटेशन हो सकता है, ऐसा कुछ पार्शियल रोटेशन आप करा सकते हो। साइक्लोप्रोपेन में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था, बट साइक्लोब्यूटेन और अदर जो हाइयर मेंबर है ना, इसके अंदर आप पार्शियल रोटेशन करा सकते हो। इस वजह से नया अरेंजमेंट जनरेट हो रहा है, तभी हम लोग इसमें कन्फॉर्मर की बात कर रहे हैं। लाइक कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था जिसमें हम लोगों ने कंसीडर किया था प्रीवियस केस में, वहां पे कंप्लीट रोटेशन था, यहाँ पे पार्शियल रोटेशन है। तो पार्शियल रोटेशन में भी तो अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप चेंज हो जाएगा ना, अरेंजमेंट सेम थोड़े रहेगा। आप देखो इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास अब थोड़ा सा बहुत हाई, जब प्लेनार स्ट्रक्चर में एज्यूम कर रहा हूँ कि देयर इज वेरी हाई एंगल स्ट्रेन एज वेल एज द टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, अब क्या करता है मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये थोड़ा सा बेंड शेप ले लेता है, लाइक दिस, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ये बेंड शेप ले लेगा, ऐसे फोल्ड कर लेगा। ठीक है, अब फोल्ड होने पे क्या हुआ, देखो आप फोल्ड होने पे क्या रिजल्ट आया। ये अभी भी एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, लेकिन इस वाले इन दोनों हाइड्रोजन पे फोकस करो, ये आपस में एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं। पहले एक्लिप्स कर रहे थे, जब ऐसे थे तो एक्लिप्स कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही जैसे ही बेंट हो गया, थोड़ा सा इसका जो टॉर्सनल स्ट्रेन था वो कम हो गया। इसी को रिलीव करने के लिए, टॉर्सनल स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए ये मॉलिक्यूल जो कि प्लेनार होना चाहिए, प्लेनार से ये बेंट शेप में चला जाता है, सच दैट कि इट कैन रिलीव द टॉर्सनल स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। समझिए आप बात को, समझिए, ये प्लेनार मॉलिक्यूल है, 8 के 8 जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपस में एक्लिप्स हो रहे हैं। जैसे ये बेंट शेप में जाएगा, राइट, ये बेंट शेप में जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से, ये वाला दूर भाग गए, ये वाले, तो इसमें अभी भी ऐसा नहीं है कि टॉर्सनल स्ट्रेन 0 हो गया, काम कर रहा है, बट कुछ टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो गया। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर एंगल स्ट्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो बॉन्ड एंगल स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, 90 नहीं रहता है, ये 80 हो जाता है, 88 हो जाता है अराउंड। एंगल स्ट्रेन क्या हुआ, थोड़ा सा गेन किया, नो डाउट, बट थोड़ा सा अगर लूज करके कुछ गेन प्रॉफिट मिलता है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल वो भी करना चाहेगा, क्योंकि इसको रिलीफ मिल रहा है हाई टॉर्सनल स्ट्रेन से। हाँ, नो डाउट इसमें एंगल स्ट्रेंथ स्लाइटली बढ़ा है, बट टॉर्सनल स्ट्रेंथ को ग्रेटर एक्सटेंट तक रिलीव किया है। तो ये क्या बोल सकता हूं, ये मैं मेंशन कर सकता हूं कि इट एज्यूम, जो साइक्लोब्यूटेन है, इट एज्यूम बेंड शेप एंड रिलीव टॉर्सनल स्ट्रेन and gain slight angle strain, थोड़ा सा गेन करेगा, स्लाइट एंगल स्ट्रेन, थोड़ा सा ये एंगल स्ट्रेन को गेन करेगा, बट टॉर्सनल स्ट्रेन को ग्रेटर एक्सटेंट तक रिलीव करेगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ, बेंड से लाइक दिस, ये इसका कन्फॉर्मर ही कहलाएगा। ये जो रिंग है, साइक्लिक प्लेनार सिस्टम है, ये जो बेंड शेप है, बेंड शेप लिया हुआ है, इसका कन्फॉर्मर ही कहलाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म से उस फॉर्म में जा सकता है, इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक कन्फॉर्मर एक अनदर फॉर्म में जा सकते हैं। अब देखो इस केस में हुआ क्या है कि ये हाइड्रोजन पहले प्लेनार थे, तो ये हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे थे,
समझ में आ रहा है, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन था। लेकिन जैसे ही ये अपनी प्लेनारिटी लूज किया मॉलिक्यूल ने, इनके बीच का जो एंगल स्ट्रेन टॉर्सनल स्ट्रेन है ना वो कम हो गया। देखो ये हाइड्रोजन इधर गया हुआ है, ये हाइड्रोजन गया हुआ इधर गया हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में कोई है टॉर्सनल स्ट्रेन? नहीं है। वैसा ही सेम कहानी इस वाले हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है। तो ये अपने टॉर्सनल स्ट्रेन को रिलीव किया, बट नो डाउट थोड़ा सा ये एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हुआ है, स्लाइट एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस विथ एंड गेन द स्लाइट एंगल स्ट्रेन, ठीक है। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, राइट। ये एप्लीकेबल है इस मॉलिक्यूल के लिए। इसने थोड़ा सा पेन लिया, क्या किया इसने एंगल स्ट्रेन को बढ़ाया, और एंगल स्ट्रेन को बढ़ाते ही इसको जो है टॉर्सनल स्ट्रेन से रिलीफ मिला। तो दैट रिलीफ इज देयर विद द बेंड शेप ऑफ द साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के केस में ग्रेटर एक्सटेंट तक जो टॉर्सनल स्ट्रेन है रिलीव किया। तो जो मॉलिक्यूल का स्टेबल फॉर्म होगा ना साइक्लोब्यूटेन का, ये फॉर्म होगा। हम लोग बनाते ऐसे हैं पेपर पे, लेकिन एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है। तो अभी तक याद होगा, अभी तक ये आइडिया लग गया होगा कि हम लोग अभी तक गलत चीजें ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। करेक्ट स्ट्रक्चर ये होगा ड्रॉ करने का, लेकिन अब लोग जो है थोड़ा सा लेजी होते हैं, इसको क्यों कैसे ड्रॉ किया जाए, इसी को ड्रॉ किया जाए, बिकॉज ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है ना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकता है। बट साइक्लोप्रोपेन इज नॉट ब्लेस्ड विथ सच फिनोमिना। इसमें कन्फॉर्मर ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता है, बिकॉज थ्री एटम के साथ आप एक रिंग बनाओगे। अब एक ऐसा तो नहीं है कि एक एटम आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, 3 से ही आपको हमेशा एक प्लेन मिलेगा। इसके केस में क्या था कि अपनी प्लेनारिटी लूज किया, and by the losing the planarity it is going to relieve the torsional strain at greater extent, but slightly it will gain the angle strain, ठीक है। नेक्स्ट एक सी सिस्टम, एक बात कर लेते हैं हम लोग साइक्लोपेंटेन का। जो साइक्लोहेक्सेन होगा वो हमारे नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन बनेगा, उसी पे हम लोग को बेसिकली रखना है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो वो डिस्कशन हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। पहले हम लोग साइक्लोपेंटेन की बात कर लेते हैं, हाउ द साइक्लोपेंटेन विल बिहेव, आइए बात करते हैं। तो यहां पे भी सेम कहानी है। अगर मैं इसके प्लेनार साइक्लोपेंटेन की बात करें तो देयर इज वेरी सिमिलर है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सभी ओवरलैप करेंगे। तो प्लेनार साइक्लोपेंटेन है वेरी हाई। अच्छा एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास में शायद गलती किया होगा, प्रीवियस क्लास में। इसका बॉन्ड एंगल 108 होगा ना, 108 के आसपास में या 105 होगा, कैलकुलेट कर लेना। बट चूंकि 109 के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो क्या देखने को मिल रहा है इस केस में, जो प्लेनार मॉलिक्यूल है, प्लेनार साइक्लोपेंटेन है वेरी लेस, ऐसे लिख सकते हैं, प्लेनार साइक्लोपेंटेन है वेरी लेस एंगल स्ट्रेन बट वेरी हाई टॉर्सनल स्ट्रेन। बहुत ज्यादा है इस केस में टॉर्सनल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन तो कम है नो डाउट, क्योंकि जो डेविएशन हो रहा है डेल थीटा कितना आएगा, देखो आप 1 डिग्री आएगा, 105 आई थिंक लेते हैं, जो भी आप कंसीडर करो, 109 माइनस 105, चलो 105, ठीक है। आप कैलकुलेट करते रहना उसमें, ठीक है। 4 डिग्री आएगा, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, इस वजह से जो एंगल स्ट्रेन है बहुत कम है। लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेन की बात करें, बिल्कुल और ज्यादा काम कर रहे हैं, और ज्यादा काम कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लोब्यूटेन। टॉर्सनल स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर और ज्यादा काम करेगा। आइए देखते हैं इसको, देखिए। तो ये बॉन्ड एंगल तो नो डाउट टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल होगा उसके क्लोज होगा, बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर रहा है। बट व्हाट अबाउट टॉर्सनल स्ट्रेन, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है। जब मैं इसको प्लेनार एज्यूम कर रहा हूँ, इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, सो ऑन नीचे वाले की बात किया जा सकता है, ये इसको एक्लिप्स कर रहा है, इसको एक्लिप्स कर रहा है, इसको एक्लिप्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि वेरी हाई टॉर्सनल स्ट्रेन है, ऑल्दो दिस मॉलिक्यूल है वेरी लेस एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो अब क्या करता है कि इट एज्यूम, जो साइक्लोपेंटेन का केस है, इट एज्यूम कौन सा शेप एज्यूम करेगा, इट एज्यूम ओपन एनवलप शेप, इट एज्यूम ओपन एनवलप शेप। तो जो ये मॉलिक्यूल है ओपन एनवलप शेप का जो है स्ट्रक्चर ले लेता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एंगल टॉर्सनल स्ट्रेन है ना उसको रिलीव करेगा, और तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, ये एंगल जो है कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन ठीक है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। गेन कर रहा है, किस बात का गेन कर रहा है, तो इसका जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो रिलीव कर लेता है। तो इट एज्यूम ओपन एनवलप शेप एंड रिलीव
and relief torsional strain, and relief torsional strain, but gain एग्जैक्ट एंगल जानने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा एंगल एक कम हो जाएगा, बट गेन स्लाइट एंगल स्ट्रेन, गेन स्लाइट एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये कहानी जुड़ी होती है इस साइक्लोपेंटेन के केस में। ये कौन सा शेप लिया हुआ है, ये बोला है एनवलप शेप, ओपन एनवलप शेप। ठीक है, जैसे एनवलप खुला रहता है ना, ऐसा ही ये शेप लिया हुआ है, ओपन एनवलप शेप। ठीक है, किसके लिए ये शेप लिया, बिकॉज ये अपने स्ट्रेन को रिलीव करना चाह रहा था। ये इसका कन्फॉर्मर कहलाएगा, साइक्लोपेंटेन रिंग का ये रिंग है, ये कन्फॉर्मर कहलाएगा। तो इसके थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि कैसा शेप लिया। ये प्लेनार शेप था, इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत कम टॉर्सनल, बहुत कम एंगल स्ट्रेन था, बट टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत हाई था। अब इसने क्या किया, अपना शेप जो है एक टर्म को बोला कि आउट ऑफ प्लेन जाओ और थोड़ा सा इसमें रिलीव करो, ऐसा शेप ले लिया है, ओपन एनवलप शेप। अब इस ओपन एनवलप शेप से इफेक्ट क्या पड़ा कि बिकॉज ऑफ दिस टॉर्सनल स्ट्रेन ग्रेटर एक्सटेंट तक रिलीव हुआ। देखो आप, ये आपस में एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन इधर ये गया हुआ है, ये इधर गया हुआ है, तो देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन इन दिस वन। यहाँ पे भी थोड़ा सा बेंट हो गया, इस केस में भी देखो टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा, ये अभी भी एक्लिप्स कर रहे हैं, ये जो है आपस में एक्लिप्स कर रहे हैं। तो ग्रेटर एक्सटेंट तक बोलने का मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि टॉर्सनल स्ट्रेन खत्म ही हो गया, अभी भी मॉलिक्यूल के अंदर है। तो अब जो है टॉर्सनल स्ट्रेन थोड़ा सा कम हुआ है, देख सकते हो ये कम किया गया बिकॉज ये आउट ऑफ प्लेन गया। जैसे ये आउट ऑफ प्लेन गया तो ये जो है आपस में एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में नहीं रहे, इसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन रिलीफ हुआ। ये हम लोग का साइक्लोपेंटेन की रही कहानी, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन की रही। ठीक है, तो ये खत्म करते हैं हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की भी बात करेंगे, तो वहां पे चीजें और ज्यादा और भी डिटेल करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन के केस में किस तरीके से कन्फॉर्मर बन के आ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हम लोगों ने सिंगल टाइप के, ऐसे इनफाइनाइट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप एंगल तो बहुत मल्टीपल चेंज कर सकते हो ना। देखो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये एनवलप शेप लेगा तो कोई भी एंगल आप रोटेट कर सकते हो इस एंगल के बीच में, तो ये पार्शियली रोटेशन हो रहा है, यही मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे। कंप्लीट रोटेशन तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बट देयर इज पार्शियल रोटेशन, जिसकी वजह से हम लोग कन्फॉर्मर देख पा रहे हैं। केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन, केस ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन के केस में ऐसी कुछ कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लोहेक्सेन के साथ मुलाकात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, समझते रहो, चीज़ों को लिखते रहो, ध्यान से आप समझते रहो और प्रैक्टिस करते रहो असाइनमेंट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।